गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में कल आपने साझेदारी खातों में साझेदारी फर्म के विघटन के बारे में समझा और साझेदारी फर्म के विघटन में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं और क्या क्या लेखे किए जाते हैं उनको भली भांति जाना। आज एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं साझेदारी फर्म के विघटन के संबंध में लेखें। यह एक क्वेश्चन है जिसमें विनय और सोनू बराबर के साझेदार हैं और इस क्वेश्चन में वसूली खाता, पूंजी खाता और बैंक खाता पूछा है। तो सबसे पहले हम वसूली खाता बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। आपको कल बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और ये कब बनाया जाता है। ये जब साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है तो साझेदारी फर्म की संपत्तियों की वसूली तथा दायित्व को भुगतान के लिए खाता बनाया जाता है और ये नाम मात्र का खाता होता है। इसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। इसके डेबिट पक्ष में जो संपत्तियां दिखा रखी हैं चिट्ठे में, उन संपत्तियों को दिखाते हैं कैश और बैंक को छोड़कर। और दायित्व पक्ष में जो बाहरी दायित्व हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज को छोड़कर, मतलब कैपिटल और रिजर्व और लाभहानि खाता पीएल अकाउंट, उसको छोड़कर जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, जो बाहरी दायित्व है, उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, पुस्तक मूल्य पर, चिट्ठे में दिखाए गए मूल्य पर। और इनकी क्या एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट रिगार्ड टू ऑल असेट्स, असेट्स का नाम जो भी असेट्स हैं, और ये बीइंग असेट्स ट्रांसफर्ड। और लायबिलिटीज की क्या एंट्री करते हैं, लायबिलिटीज या जो लायबिलिटीज है, क्रेडिटर हैं ये, और बैंक लोन है ये, डेबिट सब, और टू रियलाइजेशन बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर। ये सबसे पहले दो एंट्री आपको करनी है और इन दोनों को हमने पोस्ट कर देंगे टू में असेट्स और क्रेडिट पक्ष में आप लायबिलिटीज के। चाहे तो पहले एंट्री आप कर सकते हैं, उसके बाद ही खाते बना सकते हैं। और इस क्वेश्चन में डायरेक्ट खाते पूछें तो खाते बना लीजिए, लेकिन खातों का आधार एंट्री होती है। एंट्री पहले हमें समझनी चाहिए और एंट्री आपसे आनी चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से खाते बना सकते हैं। क्योंकि खातों का आधार क्या होता है, एंट्री होता है, जनरल एंट्रीज होता है। उसके बाद जो संपत्तियां आपने डेबिट पक्ष में इस क्वेश्चन में डेबिटर दे रखे थे 11,240, देनदार स्टॉक था हमारे पास 12,125, प्लांट एंड मशीनरी थी 10,635 और गुडविल थी इसमें 5,000। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसकी जो संपत्तियां थी चिट्ठे में दिखा रखी थी, उसमें हमने कैश को नहीं लिया है, जो कैश चिट्ठे में दिखा रखा है। और ये हमने सभी ये संपत्ति है, ये 4 संपत्तियां है, इसको हमने डेबिट पक्ष में दिखा दिया। और आप जानते हैं इसकी क्या एंट्री हुई, रियलाइजेशन अकाउंट रिगार्ड टू डेबिटर्स टू स्टॉक टू प्लांट मशीनरी टू गुडविल बीइंग असेट ट्रांसफर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्या करेंगे, लायबिलिटीज जो दिखा रखी है उसमें क्या, जो कैपिटल को छोड़ के जो बाहरी दायित्व हैं उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। यहाँ बैंक लोन है 5,500 रुपए का और इसमें लेनदार दे रखे हैं, क्रेडिट दे रखे हैं 10,500 रुपए के। हमने इसको क्या किया, क्रेडिट साइड में दिखा दिया, क्योंकि लायबिलिटीज ट्रांसफर की क्या एंट्री होती है, लायबिलिटीज रिगार्ड टू रियलाइजेशन। तो यहाँ बैंक लोन और क्रेडिटर्स दो दायित्व थे, इनको हमने ट्रांसफर कर दिया 5,500, 10,500। इसके बाद तीसरी एंट्री क्या होगी, संपत्तियों की वसूली की होगी। और संपत्तियों की वसूली क्वेश्चन में आप देखिए नीचे दे रखी है, तो इसमें बाई कैश और वसूली कैंडी कैश अकाउंट दिया, या बैंक है तो बैंक अकाउंट दिया, टू रियलाइजेशन बीइंग असेट्स रियलाइज। अगर किसी साझेदार ने संपत्ति ली है तो उस साझेदार का नाम लिख देंगे
अगर यहीं किसी सोनू ने या विनय ने असेट लिया तो उनका नाम क्रेडिट में लिख देंगे, तो एंट्री कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DAR टू रियलाइजेशन। तो यहाँ किसी साझेदार ने संपत्ति नहीं ली है, केवल नगद संपत्तियां ही वसूल हुई हैं और ये संपत्तियां इस प्रकार बेची गई हैं। 9,500 और 11,500, 11,000 ये नीचे दे रखा है, सबको हमने क्या करा, जोड़ लिया इन संपत्तियों की वसूली को। ये क्वेश्चन में नीचे दे रखा है और ये वसूली हमने बाई कैश लिख दी, एंट्री कर दी कैश अकाउंट DAR टू रियलाइजेशन। इसके बाद हम दायित्वों का भुगतान करेंगे। ये संपत्तियों की तो वसूली आपकी हो गई क्रेडिट साइड में। अब ये जो दायित्व हैं, जो बैंक लोन है, जो क्रेडिटर्स हैं, इनका भुगतान करना है और भुगतान की क्या एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट DAR टू कैश। चाहे तो दोनों दायित्व का भुगतान एक साथ कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पहले हमने बैंक लोन का भुगतान कर दिया है और इसके जिस अगर दायित्व के बारे में कुछ ना क्या रखा होता है तो क्या करते हैं, जितना दे रखा होता है दायित्व उतने का ही भुगतान हमें करना पड़ता है। यहाँ 5,500 रुपए का बैंक लोन था तो 5,500 का ही भुगतान करेंगे। अगर ये क्वेश्चन में बताता है कि इतना कम करना है या अधिक करना है तो उतना करेंगे और एंट्री की हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट DAR टू कैश बीइंग बैंक लोन पेड। उसके बाद ये जो लेनदार थे उसमें 925 रुपए की छूट घटाकर भुगतान किया है। ये लेनदार 10,500 के थे, 925 कम कर देंगे तो 9,975 रुपए का इसका भुगतान किया, रियलाइजेशन अकाउंट DAR टू कैश। इसके बाद जो वसूली भी दे रखे हैं, रिटर्न भी दे रखे हैं, 1,000 दे रखे हैं, उसको भी टू कैश डेबिट में लिखेंगे, टू कैश। इसका मतलब ये होता है कि जो क्या करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, सारी जितनी संपत्तियां हैं जो चिट्ठे में दिखा रखी हैं, कैश और बैंक को छोड़कर वो दिखा देते हैं, दायित्व का भुगतान दिखा देते हैं, वसूली भी दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद आप देख लेंगे कि ये टोटल करेंगे कि इधर का टोटल जाते हैं। ये डेबिट पक्ष का टोटल बैठ रहा 55,475 रुपए और क्रेडिट पक्ष का टोटल है 48,000। इसका मतलब क्या हुआ, जब डेबिट पक्ष का टोटल अधिक होता है और क्रेडिट कम होता है तो क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस को क्या करते हैं, उसको जो साझेदार हैं हमारे, उन सभी साझेदारों में लाभांश अनुपात में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और एंट्री कर देंगे। यहाँ लॉस की क्या एंट्री होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DAR, जो पार्टनर्स है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DAR टू रियलाइजेशन। अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता तो फिर इनका नाम इधर लिखा जाता, टू विनय और टू सोनू, और उसको भी लाभांश अनुपात में। लाभांश अनुपात बराबर का अनुपात है तो ये इसमें 7,475 रुपए का लॉस हो गया और इस लॉस को हमने बराबर इसको बांट दिया तो 3,737 रुपये 50 पैसे आया। हमने निकटतम गणना करते हुए 3,738 रुपये कर दिए और 3,737 रुपये कर दिए, 50 पैसे इसके हमने विनय के बढ़ा दिए, 50 पैसे सोनू के कम कर दिए। आप चाहें तो लिख सकते हैं पूरे 3,737 रुपये 50 पैसे और 3,737 रुपये 50 पैसे। इस प्रकार ये इसका लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इधर का टोटल भी अब 55,475 रुपये हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये रियलाइजेशन बन गया। तो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्यारे बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनाते हैं जैसे नए साझेदार के प्रवेश में और साझेदार के अवकाश ग्रहण में आपने बनाया। जितने पार्टनर्स उतने कॉलम बना लेते हैं, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो साझेदार हैं उनका पूंजी खाते चिट्ठे में दे रखे हैं उसको हम बैलेंस के रूप में लिखते हैं, बाई बैलेंस BD। तो बाई बैलेंस BD विनय का 15,000 दे रखा है और सोनू का 10,000 दे रखा है। आप देखिए चिट्ठे में पूंजी खाते दे रखे हैं, विनय के कितना दे रखा, 15,000 और सोनू का 10,000। इसके बाद चिट्ठे में अगर रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा तो उसको भी क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे और उसे लाभांश अनुपात में सभी साझेदारों में बांट देंगे। और बांटने की एंट्री करेंगे, रिजर्व DAR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DAR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। तो यहाँ केवल पूंजी दे रखी थी, केवल कैपिटल दे रखी है और उस कैपिटल को हमने क्या लिख दिया, बाई बैलेंस BD का नाम लिखते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद अगर रियलाइजेशन से प्रॉफिट होता तो उसको भी कहाँ लिखा जाता, उसको भी क्रेडिट साइड में ही लिखा जाता अगर प्रॉफिट रियलाइजेशन, क्योंकि प्रॉफिट की क्या एंट्री होती है रियलाइजेशन से, रियलाइजेशन अकाउंट DAR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाय रियलाइजेशन लिखते हैं। और अगर
किसी साझेदार ने दायित्व का भुगतान किया होता तो उसको भी क्रेडिट साइड में लिखा जाता। यहाँ किसी दायित्व का भुगतान किसी पार्टनर ने नहीं किया है तो केवल बाय बैलेंस बिडी लिख दिया। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट से क्या हुआ है, यहाँ इस क्वेश्चन में हानि हुई है तो हानि होने पर उल्टी एंट्री होगी। ऑल पर्सन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन, तो विनय कैपिटल दिया, सोनू कैपिटल दिया टू रियलाइजेशन। और आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हुआ है 3738 रुपए विनय और 3737 रुपए सोनू के खाते में हमने ये डेबिट कर दिए। उसके बाद अगर किसी साझेदार ने संपत्ति ली होती तो उस संपत्ति को भी रियलाइजेशन अकाउंट के नाम लिखा जाता डेबिट साइड में। अगर दायित्व लेता तो क्रेडिट साइड में, और संपत्ति अगर कोई साझेदार लेता है तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। इस प्रकार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल कर लेते हैं और जिधर अंतर आता है उधर टू कैश, इधर अंतर आता है बाई कैश। ये टू कैश इधर आया है, इसका मतलब इनका फाइनल पेमेंट ये 11,262 रुपए और 6,263 रुपए टू कैश। और इस फाइनल पेमेंट की क्या एंट्री कर देंगे, विनेश कैपिटल डीआर सोनूस कैपिटल डीआर टू कैश बीइंग फाइनल पेमेंट मेड। इस प्रकार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट नहीं बनाते, इसमें क्या करते हैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो बैंक अकाउंट में बना सकते हैं और कैश अकाउंट में बना सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए कैश है तो कैश बनाइए, बैंक है तो बैंक बनाइए और सब जगह बैंक लिखिए। और अगर कैश और बैंक दोनों दे रखे हैं तो फिर आप की मर्जी, आप चाहे कैश अकाउंट बना सकते हैं और बैंक अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक से क्या करेंगे, आप पैसे निकालेंगे, और अगर बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो क्या करेंगे, आप बैंक में पैसे जमा करेंगे। तो उन एंट्री को भी आप इसमें एडजस्ट करेंगे। यहाँ कैश अकाउंट दे रखा है तो कैश अकाउंट बनाएंगे और कैश का बैलेंस दे रखा था 2000 रुपये, ये 2000 रुपये हमने डेबिट साइड में लिख दिए। उसके बाद जो भी प्राप्ति हुई है आप जर्नल एंट्रीज देख लीजिए, जो आपने जर्नल एंट्री किया अकाउंट देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए। उसमें रियलाइजेशन में बाई कैश लिखा है 32,000 रुपये, टू रियलाइजेशन लिख देंगे 32,000 रुपये। ठीक, ये संपत्तियों की वसूली हुई थी 32,000 रुपये। उसके बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में देखिए, उधर आपने टू कैश लिखा है 5500 रुपये जो उसका बैंक लोन का भुगतान किया है, ये लेनदार का भुगतान था, ठीक है, टू कैश लिखा तो बाई रियलाइजेशन लिख दिया 9,975 रुपये। उसके बाद ये 1,000 रुपये रिटर्न दिए के हुए थे और आपने टू कैश लिखा था तो बाई रियलाइजेशन 1,000 रुपये। इसके बाद ये फाइनल पेमेंट जो कैपिटल अकाउंट में टू कैश लिखा है बाई विनेश कैपिटल और बाई सोनू कैपिटल 11,262 और बाई सोनू कैपिटल में 6,263 रुपये। इस प्रकार ये कैश अकाउंट का बैलेंस दोनों तरफ का 34,000 रुपये आ गया। प्यारे बच्चों, विक्टर में ये ध्यान रखेंगे कि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी आप बनाएंगे उनका दोनों पक्ष का टोटल बराबर आना चाहिए, तब तो आपका क्वेश्चन सही है, अन्यथा आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो ये क्वेश्चन विक्टर का कंप्लीट हो गया और उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।